नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर, जिसका नाम है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने मेरे दूसरे वीडियोस दूसरे सब्जेक्ट के और इसी सब्जेक्ट के दूसरे वीडियोस मैंने उनकी लिंक्स शेयर की है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स सेक्शन में फर्स्ट कमेंट जो है उसमें, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस। अभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंसेस ली गई थी उसके बारे में हम सीखते हैं। स्टॉकहोम जो है वहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन एक यूरोपीय देश है। In order to discuss the immediate and long-term problems related to the environment and to find solutions on them, a United Nations Conference on Human Environment was called at Stockholm from 5th to 16th of June 1972. देखिए, जो भी एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो हार्मफुल है, जो भी प्रदूषण वगैरह ऐसी समस्याएं बढ़ रही है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्टॉकहोम में 5 से लेकर 16 जून 1972 तक कॉन्फ्रेंस ली गई थी, चर्चा की गई थी। इन दिस कॉन्फ्रेंस इट वाज स्ट्रेस दैट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस टू कोऑपरेट टू ओवरकम पोल्यूशन। प्रदूषण को अगर सुलझाना है इस समस्या को, तो सभी देशों ने मिलजुल कर काम करना होगा। सभी देशों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। The developing nations feel that the developed nations are more responsible for the decline of the environment and they should take the responsibility for stopping the decline. देखिए, जो डेवलपिंग देश है, जैसे भारत हो या चीन हो, उनका ये कहना है कि जो डेवलप्ड देश है, जैसे अमेरिका हो, यूके हो, उन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा पोल्यूशन किया है और एनवायरनमेंट का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए वो देश ज़्यादा जिम्मेदार है। ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आप देखेंगे टोटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो किया जाता है अमेरिका द्वारा, पूरे विश्व में जितना पोल्यूशन किया अमेरिका द्वारा, पूरे विश्व का पोल्यूशन के कंपैरिजन में अमेरिका का पोल्यूशन अकेले अमेरिका का है नियरली 25% और हमारा है 4-5%। और दूसरी बात, चाइना का है 29%। तो अमेरिका क्या कहती है कि चाइना का पोल्यूशन हमसे ज़्यादा है तो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन चाइना और इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका ये कहना है कि आप वैसे ना देखें, आप पोल्यूशन पर, एमिशन पर पर्सन देखें। यानी आपकी पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन केवल 30 करोड़ है और आप 25% एमिशन कर रहे हैं, और चाइना की पॉपुलेशन नियरली 160 करोड़ है और वो 29% कर रहे हैं। तो कंपेयर टू दैट, अगर पर पर्सन पोल्यूशन देखें एमिशन, तो चाइना का कम है और इंडिया का भी वैसे ही ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पर पर्सन आपकी पॉपुलेशन कम होते हुए भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आपका ज़्यादा पोल्यूशन है अमेरिका का, ऐसा इंडिया और चाइना मुख्यतः कहते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है ज़्यादा। इवन टुडे द डेवलपिंग कंट्रीज टेक द सेम पोजीशन। आज भी जो विकसनशील देश है उनका यही कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा पोल्यूशन किया है और वो ज़्यादा जिम्मेदार है। अनदर फीचर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज दैट द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वेर ऑल्सो प्रेजेंट। जो NGOs होते हैं, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, गैर शासकीय, अशासकीय, तो उन्होंने भी काफ़ी सहभाग लिया था इस कॉन्फ्रेंस में। द इशू ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉमन ग्लोबल वेल्थ वॉज रेज्ड। अ कंसेंसस एमर्ज दैट इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस टू प्रोटेक्ट दिस रिसोर्सेज। जैसे ग्लोबल वेल्थ यानी क्या आता है, उसमें जो ओशंस के नीचे, सी बेड्स में जो भी मेटल्स हो या मिनरल्स हो, जो भी संपत्ति होती है, वो फिर स्पेस भी पूरे विश्व का है, किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है। ओशियन बेड्स भी किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे जो है ग्लोबल वेल्थ डिसाइड किया गया जो पूरे विश्व के है, तो ये इनको प्रोटेक्ट करना भी सब सारे विश्व की जिम्मेदारी है। इट वॉज आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस दैट द यूनाइटेड नेशंस क्रिएटेड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी
सभी देशों का मिलकर एनवायरनमेंट पर काम करने के लिए एक प्रोग्राम डिसाइड किया गया, UNEP। Many international treaties about environment were signed after these conferences। कई सारे एग्रीमेंट्स किए गए इंटरनेशनल लेवल पर पोल्यूशन कम करने के लिए, एनवायरनमेंट पर्यावरण का रक्षा करने के लिए। सेवरल रूल्स वेर मेड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कई सारे नियम बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय नियम, अधिनियम, उसके अनुसार प्रोटेक्शन किया जाने लगा एनवायरनमेंट का, लेकिन वो प्रयास अभी भी कम है। Environmental movement started on a large scale at international as well as at national as well as the international level। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर और राष्ट्रीय सतह पर हर एक देश अपने लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रयास करने लगा एनवायरमेंटल मूवमेंट्स करने के लिए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो एज्यूम अ बिगर रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। जो भी अशासकीय संगठन है जिनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में एनवायरनमेंट से रिलेटेड। द नेक्स्ट स्टेज वॉज द एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एट रियो इन 1992। उसके बाद स्टॉकहोम के बाद रियो जो है ब्राज़ील का शहर है ये, तो वहाँ पर 1992 में कॉन्फ्रेंस ली गई, एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। इन दिस कॉन्फ्रेंस द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्ट्रेस्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका अर्थ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी केवल कुछ लोगों का ही विकास करना, ऐसा नहीं, सभी लोगों का विकास करना, और ये ऐसा विकास करना जिससे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास करना, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस पर महत्व दिया गया। Different treaties regarding biodiversity, climate change due to greenhouse gases, protection of forests, etc. were signed। तो देखिए कई सारे बायोडाइवर्सिटी, जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ है हमारे एनिमल्स की, प्लांट्स की, बैक्टीरिया की, फंगस की, आपने साइंस में पढ़ा है। तो ये सब जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए ट्रीटीज़ यानी एग्रीमेंट्स किए गए। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, यानी ग्रीन हाउस गैसेस मुख्यतः इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ते जाता है, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो उसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इसके बारे में आपको साइंस में है और 10th स्टैंडर्ड में भी होगा। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका इमिशन कम करने के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लग सके, उसके लिए भी कई सारे एग्रीमेंट्स किए गए। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो भी जंगल है उसकी रक्षा करने के लिए एग्रीमेंट्स किए गए, वे साइन। In 1997, the conference at Kyoto laid down the protocols for the developed countries for preventing climate change। उसके बाद 1997 में क्योटो नाम के शहर में, जो जापान में है, वहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ नियम बनाए गए जो विकसित देश है उनके लिए, डेवलप कंट्रीज के लिए, ताकि क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट का नुकसान रोका जा सके। दीज वेर एप्लीकेबल फॉर 15 ईयर्स। ये 15 वर्षों के लिए लागू थे 1997 से आगे। After this, a conference on climate change was held at Paris in November 2015। पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर 2015 में एक और कॉन्फ्रेंस हुई जो लास्ट है, लेटेस्ट। तो an appeal was made in this conference that all nations should make concerted efforts to stop climate change and global warming, and that the developed countries should help the developing countries to acquire the technology to achieve these goals। देखिए सभी देशों पर ये कहा गया, सभी देशों को, कि सभी देशों ने मिलजुल कर प्रयास करना है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसे रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है वो रोकने के लिए, और इसके लिए, इस काम में जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जाहिर है उनके पास तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होगी जो लेस पोल्यूटिंग होगी, तो उस टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने विकसित किया है, उन देशों ने डेवलपिंग कंट्रीज को वो टेक्नोलॉजी देनी चाहिए जिसके कारण कम पोल्यूशन से काम बनाया जा सके। तो ये कहा गया। भारत इससे पूरा कटिबद्ध है। भारत ने पूरे अपनी वचनबद्धता दी है पेरिस कॉन्फ्रेंस में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लेकिन अमेरिका ने इससे बाहर निकल चुका है पेरिस क्लाइमेट समिट से। तो ऐसा है, डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट सीरियस, लेकिन भारत जैसा एक देश जो डेवलपिंग है वो बहुत
प्रॉमिसिंग चेंजेस कर रहा है इस क्षेत्र में। हमने देखा कि बहुत से सोलार एनर्जी के प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, सोलार इलेक्ट्रिसिटी बनाने के वगैरह। तो ऐसा है। डू यू नो ओशियंस, डीप सी बेड्स, एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, जेनेटिक रिसोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द ग्लोबल रिसोर्सेज। तो ग्लोबल रिसोर्सेस, वैश्विक रिसोर्सेस जो होते हैं उनमें क्या आता है? ओशियंस, समुद्र जो है, पूरे महासागर, वो पूरे किसी एक देश के ओनरशिप के नहीं है, किसी एक देश के मालिकाना अधिकार नहीं है उस पर, सभी विश्व का अधिकार है। कोई भी देश समुद्र में से अपने जहाज भेज सकता है। फिर डीप सी बेड्स यानी समुद्र का जो तल होता है वो भी, वहाँ पर जो भी मिनरल्स है वगैरह वो भी पूरे विश्व का है, कोई भी देश उसमें ले सकता है। हालांकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि 10 सालों के लिए इंडिया लेगा इस एरिया में से, इंडियन ओशियन में से, नेक्स्ट 10 साल कोई और देश, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। फिर एटमॉस्फेयर जो है वो भी पूरी वैश्विक संपत्ति है। आउटर स्पेस जो है, कोई भी देश जहां चाहे वहां सैटेलाइट छोड़ सकता है कभी भी, किसी भी एक देश की मालिकाना अधिकार नहीं है स्पेस पर। जेनेटिक रिसोर्सेज यानी जेनेटिक्स जो होते हैं, जो रेयर प्लांट्स और एनिमल्स है उनके जीन्स स्टोर किए जाते हैं। तो उसके बाद ये सब जो है वो ग्लोबल रिसोर्सेस है, ये ऐसा डिसाइड किया गया। सिंस दिस वेल्थ ऑफ रिसोर्सेस बिलोंग टू ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल नेशंस शुड लुक आफ्टर इट। तो अभी ये डिसाइड किया गया है कि ये पूरे विश्व की संपत्ति है, तो उसके बाद जिसकी संपत्ति है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसे संभालना। ठीक है, तो ये पूरे विश्व की जिम्मेदारी है, पूरे सभी देशों की जिम्मेदारी है कि उसकी केयर करना, इन सभी बातों की, इन सभी चीज़ों की केयर करना, ये भी सभी देशों की जिम्मेदारी है। टेररिज्म, ये भी बहुत ही गंभीर समस्या है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर टाइम्स। सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। बहुत से देशों में टेररिज्म ये एक बहुत गंभीर समस्या हो चुकी है। नो नेशन इज कैपेबल ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म एंटायरली ऑन इट्स ओन। कोई भी देश अकेला इस समस्या से नहीं सॉल्व कर सकता, उसे मिलजुल कर, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयर करना पड़ता है। जो गुप्त न्यूज़ है, अगर कोई अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को कोई सीक्रेट बातमी न्यूज़ पता चलती है तो वो इंफॉर्मेशन इंडियन यानी उन्हें अगर पता चलता है कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक होने वाला है पाकिस्तान द्वारा, तो वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी इंडियन एजेंसी को, इंडियन गवर्नमेंट को अलर्ट करती है। अगर इंडिया को पता चलता है कि अमेरिका में कुछ होने वाला है तो इंडिया अमेरिका को अलर्ट करता है। तो ऐसे सब देशों ने मिलजुल कर करना पड़ता है, कोई भी एक अकेला देश नहीं कर सकता। Hence, terrorism is considered to be a global problem. तो ये एक वैश्विक समस्या है। What is terrorism? Terrorism is spreading fear and terror in a society by using or threatening to use violence against common and innocent people for achieving political goal. जो भी हम किसी एक पर्टिकुलर लोगों के, ग्रुप ऑफ पीपल के जो भी राजनैतिक उद्देश्य है, चाहे वो राजनैतिक हो या सांप्रदायिक हो, धार्मिक वगैरह, तो जो भी सांप्रदायिक या राजनीतिक उद्देश्य हो उसे पूरा करने के लिए निहत्थे लोगों को, जो इनोसेंट लोग हैं, जो शस्त्रधारी नहीं है, जो सैनिक नहीं है, उनको मारना या उनको धमकाना, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध हिंसा करना, जिनका कोई दोष नहीं होता, इसे कहते हैं टेररिज्म, आतंकवाद। टेररिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वायलेंस। तो टेररिज्म जो है वो सुनिश्चित तरीके से पूरा प्लानिंग करके किया जाता है। एक देश में घुसाए जाते हैं टेररिस्ट, और वहाँ पर जैसे हमारा मुंबई 26/11 जो 2008 में अटैक किया गया था पाकिस्तान द्वारा, तो वो एक टेररिस्ट अटैक है। और पाकिस्तान द्वारा तो बहुत से टेररिस्ट अटैक किए गए हैं, पूरे दुनिया में बहुत से टेररिस्ट अटैक किए हैं पाकिस्तान में, बस हमारे देश में नहीं, इसी के कारण वो बदनाम है इतना। फिर टेररिज्म हैज़ मेड अ डीप एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उस पर टेररिज्म का बहुत ही गहरा असर पड़ा है। इन द लास्ट 2 decades टेररिस्ट कन्फ्लिक्ट्स to have intensified appears to have intensified in different countries। बहुत से देशों में, हमारे देश में बहुत बड़ा अटैक हुआ मुंबई 26/11, फिर अमेरिका में 9/11 हुआ। तो ऐसे बहुत से अटैक टेररिस्ट द्वारा किए गए हैं।
बहुत से देशों में भी। टेररिस्ट कन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वॉर। ट्रेडिशनल वॉर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर सोवेरियन स्टेट्स। जो पारंपरिक युद्ध होता है उससे टेररिज्म अलग होता है। देखिए, पारंपरिक युद्ध में दो स्वतंत्र देशों के सैनिक जो शस्त्रधारी होते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, लेकिन टेररिज्म में ऐसा नहीं होता। एक कोई ग्रुप ऑफ टेररिस्ट होता है, वो वेपन्स लेता है या फिर बॉम्ब्स लेता है, बंदूक लेता है, वो शहर में कहीं पर भी किसी भी देश के किसी भी शहर में घुस जाते हैं, और जो इनोसेंट लोग हैं, जो सैनिक नहीं है, जो सिविल लोग हैं, उनको मार दिया जाता है, तो उसे कहते हैं टेररिज्म। तो ये ट्रेडिशनल वॉर में दो देशों के सैनिक लड़ते हैं। तो टेररिज्म में ऐसा नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे इनोसेंट लोगों को मारता है। इन सच वॉर्स द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस एक्वायर इंपॉर्टेंस। जो पारंपरिक युद्ध होता है उसमें जो देश की बाउंड्रीज होती है उस पर काफ़ी महत्व दिया जाता है, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण होता है। दैट इज नेशनल सिक्योरिटी इज कनेक्टेड विद जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। जो पारंपरिक युद्ध होता है उसमें देश की सुरक्षा जो है वो देश की सीमाओं से जुड़ी हुई होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट ग्रुप्स कैन कॉज वायलेंस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। टेररिस्ट उल्टा क्या करते हैं, कहीं पर भी भीतर घुस जाते हैं, वो केवल बॉर्डर पर ही टेररिज्म करते हैं ऐसा नहीं है, किसी भी शहर में घुस सकते हैं, कहाँ पर भी बॉम्ब विस्फोट कर सकते हैं, कहीं पर भी यानी मार सकते हैं आम लोगों को। तो ये कहीं पर भी विश्व के किसी भी कोने में हो सकता है। The aim of a terrorist attack is not to endanger the geographical boundaries, but to challenge a regime in a country or refuse to acknowledge the existence of the state. Terrorism का क्या होता है उद्देश्य कि जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, देखिए अभी पाकिस्तान की तो इतनी औकात नहीं है कि हमारे देश के साथ, भारत के साथ आमने सामने युद्ध लड़ सके, तो वो क्या करता है, टेररिस्ट भेजता है ताकि हमारे देश के इंटरनल सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सके, और हमारे देश में जो भी रेजिम यानी राज्य व्यवस्था है, जो भी रूलर्स है, उनको चैलेंज किया जा सके, उनके सामने चुनौती खड़ी की जा सके, और जो भी राज्य व्यवस्था, स्टेट यानी राज्य व्यवस्था है, उनको चैलेंज किया जा सके, उनको यानी उनको मानते नहीं वो कि ये हमारे राज्य करता है करके, तो उन्हें हटाने के लिए वगैरह ऐसा उनका उद्देश्य होता है। दिस मीन्स दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग टेररिज्म द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री इज थ्रेटन इन एडिशन टू इट्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो टेररिज्म के कारण जो है इंटरनल सिक्योरिटी को तो खतरा होता ही है, कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है देश में, और उसी के अलावा जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, बाहरी सुरक्षा है, उसको भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इन ऑर्डर टू कर्ब टेररिज्म इट इज इंपरेटिव दैट द सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स ऑफ डिफरेंट नेशंस शुड वर्क इन अ कंसर्टेड मैनर। अलग अलग देशों के जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग देशों की जो मिलिट्री है, अलग अलग देशों की जो पुलिस है, अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं, शासन है, उन्होंने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ टेररिज्म को सुलझाने की आवश्यकता होती है, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। फाइंड आउट व्हाई आर मेनी पीपल फ्रॉम सीरिया बिकमिंग रिफ्यूजीज। सीरिया से बहुत से लोग क्यों रिफ्यूजीज हो रहे हैं। रिफ्यूजीज यानी क्या, मैंने कल भी बताया, आपने पिछले वीडियो में बताया आपको कि अपने मर्जी के बिना, अपने इच्छा के बिना अगर किसी लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है और कहीं दूसरे जगह पर अगर उन्हें आश्रय लेना पड़ता है, तो उसे उन्हें कहते हैं रिफ्यूजीज। तो सीरिया में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईसिस, जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वहां पर आईसिस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां के लोगों को बहुत तकलीफ दे रही है, वहां पर बहुत अत्याचार कर रही है। उसके कारण वो सीरिया के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में मूव कर रहे हैं, वहां पर उनको मारते हैं यानी मार देते हैं। तो उसके कारण अपने जान बचाने के लिए वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। फ्रॉम विच अदर कंट्रीज आर स्वॉर्म्स ऑफ रिफ्यूजीज कमिंग। बाकी देशों से भी बहुत से रिफ्यूजीज, स्वॉर्म्स यानी ग्रुप या क्राउड, बहुत से रिफ्यूजीज दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अस्थिरता होती है, ठीक है, युद्ध परिस्थिति होती है, उसके कारण। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज के समस्याएं क्या होती है।
निर्वासित लोगों की। प्रॉब्लम पीपल हु हैव टू लीव देयर मदरलैंड अगेंस्ट देयर विशेस और आर फोर्स्ड टू गो टू अदर नेशंस सीकिंग रिफ्यूज और फॉर सिक्योरिटी आर कॉल्ड एज रिफ्यूजीज। जो देश अपनी मातृभूमि जिन लोगों को अपनी मातृभूमि अपने इच्छा के विरुद्ध छोड़नी पड़ती है, उन अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, उन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है, निर्वासित लोग। People become refugees due to torture or persecution or belonging to a particular race or religion due to war or disaster etc. देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, यानी भूकंप आता है या बहुत बड़ा बाढ़ आती है जो एक देश को झेलना बहुत कठिन होता है, या फिर युद्ध होता है, कंटिन्यूअस युद्ध परिस्थिति के कारण, अशांति के कारण वहाँ के लोग, उनका भविष्य अनिश्चित होता है, उसके कारण वो देश छोड़कर चले जाते हैं। फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजन हो तो यानी जैसे हमारे कश्मीर में हुआ था, कश्मीरी पंडित जो थे उन पर केवल वो हिंदू थे, इसके लिए उनको कश्मीर से निकाला गया 30 साल पहले, और वो अभी भी रिफ्यूजी की लाइफ जी रहे हैं दूसरे पूरे विश्व भर में। ठीक है, तो रेस या ब्लैक एंड वाइट वगैरह ऐसे, तो उसके कारण उनके साथ अत्याचार होते हैं, तो उसके कारण उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है, उन्हें कहते हैं रिफ्यूजीज। इन सच सिचुएशंस पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर ओन कंट्री एंड सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपनी मातृभूमि को, अपने देश को छोड़ना पड़ता है और दूसरे देशों में आश्रय लेना पड़ता है। बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ज्यूज वेर टॉर्चर्ड इन जर्मनी। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान हिटलर ने जो ज्यू नागरिक थे, ज्यू एक धर्म का नाम है, जुडाइज्म, ज्यू लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे जर्मनी में, और उनको मारा था, बहुत ज़्यादा मार डाला था। उसके कारण उन्हें छोड़ना पड़ा था जर्मनी। देयर सिटीजनशिप एंड प्रॉपर्टी वाज कन्फिस्केटेड। उनकी नागरिकता और उनकी संपत्ति सब कुछ जब्त की गई थी, सब कुछ छीन लिया गया था उनसे। ड्यू टू दिस द ज्यूज बिकेम रिफ्यूजीज। इसके कारण ज्यूज जो है वो निर्वासित हो चुके थे, उन्हें उनका देश छोड़कर बहुत जगह स्थानों पर जाना पड़ा था। इन 1971 द पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान टर्न रिफ्यूजीज एंड केम टू इंडिया सीकिंग रिफ्यूज ड्यू टू पॉलिटिकल एंड रिलीजियस परसिक्यूशन। तो ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में, ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर भी जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने मिलिट्री भेजकर वहाँ पर काफ़ी अत्याचार किए थे। जो पॉलिटिकल उनको स्वतंत्रता चाहिए थी, उसके कारण उन पर अत्याचार किए थे। वहाँ पर जो हिंदू थे वहाँ पर उन्होंने बहुत मारा था, उनको बहुत अत्याचार किए थे महिलाओं पर। तो उसके कारण वो वहाँ से छोड़कर भारत में आने लगे थे। In the last few years, due to the war-like situation in Iraq and Syria, a lot of people are leaving Syria as refugees. इराक और सीरिया में से, जैसे मैंने बताया आपको, आईसिस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वहाँ पर बहुत वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रही है। उसके कारण वहाँ के लोग छोड़ जा रहे हैं अपने देश को और वो दूसरे देशों में रिफ्यूज ले रहे हैं। वी कैन साइट मेनी सच एग्जाम्पल ऑफ रिफ्यूजीज। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। When people of any country are forced to leave their own country as refugees, they have to face many problems. जब कोई अपना देश अपनी इच्छा के बिना, कोई तैयारी किए बिना छोड़ देता है, छोड़ना पड़ता है यानी उसे, तो उसके सामने बहुत सी गंभीर समस्याएं आती है। कौन सी? The most important problem is to decide where to go. कहाँ जाना है, कौन सा देश हमें स्वीकार करेगा, बिना वीज़ा के, बिना इसके कौन हमें स्वीकार करेगा। एंड विल दैट नेशन गिव अस शेल्टर। क्या वो देश हम जहाँ जाना चाहते हैं, क्या वो हमें स्वीकार करेगा? दीज आर द क्वेश्चंस दैट दे फेस। ये बहुत से समस्याएं, ये बहुत से प्रश्न उनके सामने होते हैं। सेकेंडली, दे हैव टू ऑल्सो टेक अलॉन्ग विद देम अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, उन सभी को ले जाना पड़ता है। जैसे कश्मीरी पंडितों को छोड़ना पड़ा था कश्मीर 30 साल पहले। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। इसके
बहुत मानसिक और शारीरिक तनाव आता है। Apart from these, there are problems caused by natural elements like heat, rain, storms, as well as shortages of food, sickness and enemy in pursuit, etc. जाते समय भी बहुत सी समस्याएं आती है, जैसे बहुत धूप होती है, कहीं पर बहुत बारिश होती है, कश्मीर में जैसे बहुत बर्फ़ गिरती है, तूफान आते हैं, फिर आते जाते समय दूसरे अपना स्थान छोड़कर जाते समय खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे, कोई बीमार है तो उसका इलाज कैसे करवाएंगे, और इवन जाते समय भी हमारा जो शत्रु है, हमारे जो दुश्मन है, वो भी मार सकते हैं हमें। तो ये सब विचार करके बच के निकलना पड़ता है। इन दिस प्रोसेस मेनी पीपल लूज देयर लाइव्स। इस प्रोसेस में सभी बहुत से लोग अपने प्राण गंवा देते हैं। वंस द रिफ्यूजीज रीच अ सेफ प्लेस दे हैव न्यू चैलेंजेस। जब वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनके सामने दूसरे चैलेंजेस होते हैं। दे नीड टू फाइंड वर्क, अ प्लेस टू लिव एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ अ डे टू डे नेचर। वहाँ पर उन्हें जाने के बाद वहाँ रहने की कैसे सुविधा करनी है, वहाँ पर कमाना कैसे है, वहाँ पर अर्निंग कैसे करनी है, ऐसी बहुत सी समस्याएं आती है। इसके बारे में एक पिक्चर आने वाला है, आप ज़रूर देखिए, वो कश्मीर फाइल्स नाम की अभी रिलीज़ होने वाला है, तो वो ज़रूर देखिए आप। If the language and culture in the other nation are different, then adjusting to that poses difficulties. अगर दूसरे देश में जहाँ पर जा रहे हैं वो, तो वहाँ पर भाषाएं दूसरी होती है, संस्कृति अलग होती है, तो वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ आती है। There is no assurance that the people in the nation which gives shelter to the refugees will accept them. जिस देश में जो वो जा रहे हैं, क्या उस देश के नागरिक उन्हें स्वीकार करेंगे, ये भी बहुत समस्या आती है, क्योंकि उस देश पर काफ़ी तनाव आता है, उसके अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर। ठीक है। On the contrary, as the number of refugees increases, the strain on the economy of the host nation increases. जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे रिफ्यूजीज बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे देश जहाँ पर वो रह रहे, आश्रय ले रहे हैं, वहाँ पर उस देश की इकोनॉमी पर काफ़ी टेंशन आता है। ठीक है। वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती है। A shortage of essential goods is created. There may be an increase in crime or even inflation. वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ जाता है, वहाँ पर अपराध बढ़ जाते हैं, वहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है। और जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है, जैसे खाने की वस्तुएं वगैरह, वहाँ पर कमी हो जाती है, क्योंकि ये बाहर से लोग आ रहे हैं। द लोकल्स मे लूज देयर जॉब्स, अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मे क्रॉप अप। तो लोकल्स, वहाँ के जो मूल निवासी है, वो अपने नौकरियाँ गंवा सकते हैं, और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ जाएगा, वहाँ पर अपराधी तत्व बढ़ जाएंगे। तो उसके कारण पुलिस के सामने, मिलिट्री के सामने समस्याएं आएंगी उस देश की। मेनी सच प्रॉब्लम्स मे इमर्ज। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स मेनी नेशंस आर नॉट रेडी टू गिव शेल्टर टू रिफ्यूजीज एंड टू रीसेटल देम। तो इसके कारण जो है बहुत से देश तैयार नहीं होते हैं दूसरे देश के रिफ्यूजीज को हमारे देश में आश्रय देने के लिए। In 1951, some provisions were made regarding the question of refugees at the international level. तो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर कुछ नियम बनाए गए 1951 में कि रिफ्यूजीज के लिए थोड़ा सा आसान हो, इसलिए। One such provision was that the refugees will not be forcefully sent back to their country against their wishes. तो ये डिसाइड किया गया है, रिफ्यूजीज को फोर्सफुली, उनके इच्छा के विरुद्ध उनके देश में भेजा नहीं जाएगा। उनको अगर सुरक्षित लगता है तो ही उन्हें भेजा जाएगा। Similarly, an office of the High Commissioner of the United Nations has been established to solve their problems. तो हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस का, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। If all nations safeguarded and fostered human rights, exploitation and violence would reduce. सभी देश अगर मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, किसी पर अत्याचार नहीं करते, उनके धर्म संप्रदाय के आधार पर, उनके रेस के आधार पर, ठीक है, तो वायलेंस कम हो सकता है, हिंसा कम हो सकती है। ऑल पीपल विल बी एबल टू अचीव देयर ओन डेवलपमेंट सेफली एंड सिक्योरली। तो सभी देश, सभी लोग अपनी सुरक्षा संभालते हुए अपना विकास कर सकते हैं अगर मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए तो।
Human rights can be more effectively implemented if the environment is safeguarded and if terrorism is completely wiped out. तो मानवाधिकारों की रक्षा अगर करनी है, अगर की जाती है तो क्या होगा, एनवायरनमेंट की भी रक्षा होगी और टेररिज्म भी पूरा समाप्त करना पड़ेगा, तभी मानवाधिकारों की रक्षा हो पाएगी. नो ग्रुप ऑफ पीपल विल हैव टू बिकम रिफ्यूजीज. किसी भी लोगों को रिफ्यूजीज निर्वासित नहीं बनना पड़ेगा. For this, all nations have to come together, cooperate with each other, take concrete action and bring about actual change. तो इसके लिए सभी देशों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, शांति बनाए रखनी पड़ेगी. Next year we shall study how India has progressed in this direction. इस दिशा में भारत ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में हम अगले वर्ष पढ़ेंगे. तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए. कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब तुरंत आपको पता चले. धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए.